अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के हवाले से है। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के यूनिट 3 जो है डायनामिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अ कार वेइंग 9800 न्यूटन। एक कार है जिसका वेट गिवन है 9800 न्यूटन और वो मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। वो रेस्ट में आ जाती है आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, 50 मीटर का फासला तय करने के बाद। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। उस कार पर जो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स लगेगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये वो कार है जो कि ट्रैवल कर रही है एक्चुअली 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। ठीक है ना, अगर हम उसकी इनिशियल स्पीड देखें तो उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है जैसा कि गिवन है। फिर ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद वो जो कार है वो आ जाती है रेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल जब वो कार इस पॉइंट पे थी, पॉइंट ए पर, इनिशियल वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद वो यहाँ पर पहुँचती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाती है और इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एड कर रहा होगा। ठीक है ना, उससे हम मास की हमें ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर उस कार ने कुछ डिस्टेंस कवर करा जो हमें डेटा में गिवन है। हमें सिर्फ मालूम करनी है कि वो जो रिटार्डिंग फोर्स होगी, जो इसको रोकने वाली फोर्स अप्लाई होगी इसके ऊपर, वो कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और मास या वेट गिवन है। हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो डेटा बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले हमें वेट गिवन था। ठीक है, उसको लिख देते हैं। जो कार का वेट है वो कितना है, वेट ऑफ कार। ठीक है, डब्ल्यू से शो करते हैं और वो गिवन था 9800 न्यूटन। और वो गिवन है 9800 न्यूटन, ये आ जाएगा 9800 न्यूटन। ठीक है, इसके अलावा क्या गिवन है, इसके अलावा हमें गिवन है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही थी। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है, वी आई से शो करेंगे, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यानी कि वी एफ है वो हो जाती है बराबर 0 के। और इस दौरान वो डिस्टेंस कवर करती है, जैसे हम एस से शो कर रहे हैं। वो डिस्टेंस कितना गिवन है, वो डिस्टेंस है हमारे पास 50 मीटर्स का डिस्टेंस है, 50 मीटर्स। तो हमें मालूम करनी है क्या होगी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगी नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है जी, अब सबसे पहली बात, जैसे ही हमें कहा गया ना फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स का सबसे सिंपल सा फार्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F बराबर होता है ma के। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मास भी अननोन है, हमें पता नहीं है, और एक्सेलरेशन भी अननोन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मास को। तो मास को फाइंड करने के लिए डेफिनेशन ऑफ वेट इस्तेमाल करेंगे। वेट का जो फार्मूला है W बराबर होता है mg के। तो अगर यहाँ से मैं m की वैल्यू को अलग कर लेता हूँ तो वो बराबर आ जाएगा W डिवाइडेड बाई g के। तो वेट था 9800 न्यूटन, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ जी पुट करेंगे 9.8 आएगा। ठीक है जी, तो अगर हम डिवाइड कराते हैं 9800 डिवाइड बाय 9.8, ये बराबर आता है 1000 के।
तो इसका मतलब मास ऑफ कार है 1000 किलोग्राम। ठीक है, अब बचा हमारा दूसरा काम। एक्सेलरेशन के लिए कोई इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सही रहेगी अकॉर्डिंग टू द डेटा? वी एफ वी आई और डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हम सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, बल्कि थर्ड से हो सकता है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as बराबर होता है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो हमारे पास आ जाएगा 2a मालूम करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस है 50 मीटर्स का, वी एफ 0 है और वी आई। अच्छा जी, वी आई में एक बात आप देखेंगे, वी आई दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, बट हम सॉल्व करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 और फिर इसको डिवाइड कराएंगे 3600 से, ताकि ये आंसर आ जाए हमारे पास मीटर पर सेकंड में। सो सबसे पहले 40 इंटू 1000, ये हो जाता है 40,000 एंड देन डिवाइड बाय 3600 ताकि सेकंड्स में आ सकें, तो ये हो जाएगा 11.1 मीटर्स पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे 11.1 ही लिखना पड़ेगा वी आई की जगह पे 11.1 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 50 ये हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ ए, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ख़त्म हो जाएगा, माइनस 11.1 का हमें स्क्वायर करना होगा, यह आ जाएगा 123.21। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए हमें, माइनस का 123.21 डिवाइडेड बाय 100, ये बराबर आ जाएगा माइनस का 1.2321 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अननोन थी बिकॉज फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए होती है। तो अब ये मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो F बराबर आएगा, M कितना आया था? M आया था 1000 और इनटू हमारे पास है माइनस का 1.2321। सो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कराएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 1232.1 के बराबर, और फोर्स है तो यकीनन ये न्यूटन में ही आएगी। ओके जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि हमने यहाँ पर एक डिजिट को इस्तेमाल करा है 11.1 का होल स्क्वायर। अगर आप 11.11 का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये आंसर 1 2 3 4 समथिंग आ जाएगा जैसे कि बुक में, बट इतना कुछ मैटर नहीं करता, ये हमने डेसिमल के बाद एक प्लेस पे यूज़ कर लिया है। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है, उसका वेट दिया हुआ है 3920 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट। कितनी फोर्स अप्लाई होगी उस हेलीकॉप्टर के ऊपर इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप, अगर वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। असेंडिंग अप यानी कि ऊपर की तरफ उठ रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो ऊपर की तरफ उठ रहा है हेलीकॉप्टर, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन पाया जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, ये एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। अब कितनी होगी फोर्स हेलीकॉप्टर पे इफ़ इट इज़ मूविंग अप, अभी भी वो ऊपर की तरफ उठ रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। पहले वाले केस में कुछ एक्सेलरेशन है, लेकिन जो दूसरा वाला केस है उसमें स्पीड कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है 0 के। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, समझ लेते हैं पहले इसे। फॉर एग्जाम्पल जो पहला वाला केस है उसमें ये एक हेलीकॉप्टर है जो फिलहाल रुका हुआ था, अब ये ऊपर की तरफ उठेगा और इसकी स्पीड ऊपर उठते उठते बढ़ेगी। ये ऊपर की तरफ उठ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो हम ये कहेंगे कि जो इस हेलीकॉप्टर का वेट था वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, फिर सबसे पहली बात, इसको हवा में रोके रखने के लिए ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी, ऊपर की जब जो फोर्स लगेगी उसको मैं कह देता हूँ नेट फोर्स, क्योंकि वो टोटल फोर्स होगी। सबसे पहले तो नीचे गिरने से बचाने के लिए इंजन को फोर्स लगानी पड़ेगी वेट के बराबर। ठीक है, फिर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो कुछ ना कुछ ये एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेगा इसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, ये इस केस के अंदर होगा। किस केस में? जब हम कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन पाया जा रहा है, तो जो टोटल फोर्स होगी वो 2 फोर्सेस होंगी। एक फोर्स तो वेट के बराबर लगेगी और दूसरी फोर्स
यानी कि उसको लिफ्ट करने के लिए पहले तो वेट को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। और जो दूसरा केस है जिसमें कांस्टेंट स्पीड के साथ उठ रहा है ऊपर की तरफ, इसमें हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है तो वेट इसे डाउनवर्ड लेकर जा रहा था, और ऊपर की तरफ जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो यकीनन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, जो नेट फोर्स ही लिख देता हूँ उसको, वेट के बराबर। क्यों यहाँ पे क्यों एफ नहीं लिखा? क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही इस केस में। अगर कोई वेट के अलावा, वेट को बैलेंस करने वाली फोर्स के अलावा कोई फोर्स लगती तो यकीनन इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता, लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं वेलोसिटी 4 या जितनी भी है कांस्टेंट है, तो याद रखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। इट मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स इस वाले केस में अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो डेटा लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। पहले वाले केस में हमें हेलीकॉप्टर का वेट गिवन है, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ हेलीकॉप्टर, ठीक है। हेलीकॉप्टर के वेट को शो कर देते हैं W से, और वो है 3920 न्यूटन, ठीक है, 3920 न्यूटन। और सबसे पहले फोर्स मालूम करनी है, और एक्सेलरेशन पहले वाले केस में कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें नेट फोर्स मालूम करनी है जो हेलीकॉप्टर के ऊपर अप्लाई होगी पहले केस में, उसको शो कर देता हूँ एफ नेट से, जबकि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पाया जा रहा है, जो हेलीकॉप्टर है उसमें एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। बी पार्ट में अगेन नेट फोर्स का ही नाम देते हैं कि कितनी फोर्स लगेगी, एफ नेट, ठीक है, वो हमें मालूम करनी है। दूसरे केस में जो इस वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और वो गिवन है 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वेलोसिटी 4 है तो एक्सेलरेशन इसका मतलब 0 है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको समझाया फिगर के अंदर, पहला वाला फार्मूला जो लगेगा केस ए वाले में, वो होगा जो नेट फोर्स है वो बराबर है वेट ऑफ हेलीकॉप्टर। पहले तो हेलीकॉप्टर के वेट को बैलेंस करना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए, और फिर एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो वेट तो एज इट इज़ आ गया, प्लस एफ बराबर होता है किसके? एफ बराबर होता है एम ए के। अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। मास इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी समझाया, वेट की डेफिनेशन से आता है W/G से। W है 3920 डिवाइड बाय 9.8 करेंगे, सो 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, ये बराबर आएगा 400 kg मास आ गया। उस मास को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो कितना था? वेट था हमारे पास 3920 प्लस मास आया 400 और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2, तो इसका मतलब 3920 प्लस 800 करना पड़ेगा। 3920 प्लस 800 इज़ इक्वल टू 4720, यानी कि टोटल अगर मैं चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठे और उसमें एक्सेलरेशन भी हो, तो इतना जो है वो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जो फार्मूला अप्लाई होगा एफ नेट के लिए, उसमें सिर्फ वेट आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेट हमें पता है 3920 न्यूटन है। तो इसका मतलब सेकंड केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, या उतनी ही फोर्स अप्लाई होगी हेलीकॉप्टर पे जितना कि उस हेलीकॉप्टर का वेट। क्वेश्चन नंबर 3, एक 100 ग्राम की बुलेट है, 100 ग्राम बुलेट, जिसे फायर किया गया है एक 10 किलोग्राम की गन से विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड की। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? अब अगर आप याद करो तो रिकॉइल वाला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। इसका मतलब ये जो न्यूमेरिकल है वो एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना। इससे आप आइडिया कर लोगे, पहचान लोगे कि एक्चुअली दो मासेस गिवन है, रिकॉइल हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही बात हो रही होगी, ठीक है। समझते हैं इसको। देखो रिकॉइल का अगर आपने पूरा टॉपिक समझना है तो देखो, जैसी फायर होती है ना बुलेट, तो हैमर हिट करता है, गन का हैमर बुलेट को हिट करता है, यहाँ पे स्पार्क होता है, और फिर क्या होता है कि बुलेट चलती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है, और देखो तो गन पीछे की तरफ वापस आ रही है। इधर गौर से देखो, गन पीछे की तरफ वापस आ रही है। जो गन पीछे की तरफ वापस आती है इसी को रिकॉइल कहते हैं,
ठीक है ना। तो इस तरफ अगर बुलेट मूव कर रही है, बुलेट की कोई स्पीड है, तो इस तरफ जो है वो रिकॉइल आता है, जो गन पीछे वापस आती है, इसी को हम रिकॉइल कहते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए बुलेट चलने के बाद जो फॉर एग्जांपल अगर गन के मास की बात करें तो गन के मास को हम बोल देते हैं कि गन का मास है 10 kg। जो बुलेट का मास है, बुलेट के मास को m2 कर देते हैं, ये है कितना गिवन था, 100 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा दोबारा से देख लो अगर एनिमेशन समझ में आ रही है। रिकॉइल की स्पीड पता करनी है, यानी कि जो गन है इसका रिकॉइल फाइनल स्पीड मालूम करनी है v1, और बुलेट की फाइनल स्पीड हमें जो है वो ऑलरेडी गिवन थी। अभी मैं देख के बताता हूँ, आई थिंक 100 मीटर पर सेकंड थी। ये गन का वापस आना ना, बेसिकली यही रिकॉइल है जिसकी स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, डेटा बनाते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है तो दोबारा से समझा दूंगा उसी एनिमेशन को। तो सबसे पहले हमें जो है वो मास ऑफ गन दिया हुआ है, जिसको मैं m1 का नाम दूंगा, मर्ज़ी है किसी को भी m1 m2 कर सकते हो। फिर आ रहा है मास ऑफ बुलेट। ठीक है, मास ऑफ बुलेट के बाद इनकी इनिशियल स्पीड्स होती हैं, इनिशियल स्पीड्स, अच्छा दोनों की, गन की और बुलेट की जो दोनों की इनिशियल स्पीड है, यानी कि u1 और u2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी को u1 u2 कहते हैं। वो एक्चुअली ज़ीरो है, बुलेट चलने से पहले ना गन मूव कर रही थी ना ही बुलेट मूव कर रही थी। और फिर हम जो है वो लिखेंगे फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट। अब थोड़ा सा जहन में रखना, हमने बुलेट को m2 बोला है, तो इसकी फाइनल स्पीड v2 होगी जो कि गिवन थी, और हमें स्पीड ऑफ जो रिकॉइल है ना, फाइनल स्पीड ऑफ गन मालूम करनी है, जो कि बेसिकली मैं कह रहा हूँ रिकॉइल कहलाएगा, यानी कि v1 हमें फाइंड करना है। बाकी मैं यहाँ पे डेटा को देख के लिख देता हूँ। 100 ग्राम की बुलेट है और 10 किलोग्राम की गन है। 10 किलोग्राम की गन है और 100 ग्राम की बुलेट है। उसको भी केजी में कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 0.1 kg के बराबर। दोनों की इनिशियल स्पीड्स कांस्टेंट्स हैं, ज़ीरो हैं। गोली चलने से पहले, यानी कि हैमर के बुलेट को हिट करने से पहले बुलेट भी रुकी हुई है, हैमर भी रुकी हुई है। और फाइनल स्पीड कितनी हो गई, फाइनल स्पीड है गन की, उसकी बुलेट की 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल मालूम करना है, तो जैसा कि हम डेटा से पहचान गए, रिकॉइल से पहचान गए कि ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के। ओके, मास 1 कितना है, मास 1 है 10, इनिशियल स्पीड 0, मास 2 कितना है 0.1, इनिशियल स्पीड 0, मास 1 है 10 और v1 एक्चुअली मालूम करना है, प्लस m2 है 0.1 और इसकी वेलोसिटी हमें पता है 1000 है। 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 10 v1 आ गया और 0.1 इंटू 1000 ये होता है 100। सो 0 इज़ इक्वल टू 10 v1 प्लस का 100। इस तरफ करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, 10 v1 लिखा हुआ है। और फाइनली v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, माइनस का 100 डिवाइड बाय 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब जो रिकॉइल है पीछे की तरफ वापस आता है तो नेगेटिव साइन में तो आएगा, उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये है रिकॉइल ऑफ द गन। क्वेश्चन नंबर 4, एक मशीन गन है जो कि फायर करती है 10 बुलेट पर सेकेंड। एक मशीन गन जो है वो 10 बुलेट फायर कर रही है पर सेकेंड इनटू अ टारगेट, किसी भी टारगेट में। ईच बुलेट वेज 20 ग्राम, हर एक बुलेट का जो मास है वो 20 ग्राम है और उसकी स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है, 1500 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। तो उस गन को पोजीशन में रखने के लिए, उसके रिकॉइल को रोकने के लिए कितनी जो है वो फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, यकीनन अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, माइनस के साइन ये लोग नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने रिकॉइल लिख दिया ना, तो नेगेटिव लगाएंगे नहीं। यहाँ पे भी नहीं आ रहा नेगेटिव, यहाँ पे भी नहीं आ रहा और इधर भी नहीं आएगा, लेकिन हमारे आंसर में आएगा क्योंकि रोके रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो लगानी ही पड़ेगी। कुछ इस किस्म का केस है हमारे पास कि देखो, मशीन गन से जब बुलेट्स फायर हो रही होती हैं ना, तो बाकायदा 1 सेकंड के अंदर कई बुलेट्स फायर हो रही होती हैं, तो उसको
अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखना पड़ता है, इस किस्म का एक मामला होता है। तो हमें जो है वो ही कैलकुलेट करना है कि ये शख्स जो है वो जितनी फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है इस गन को पोजीशन में रखने के लिए वो कितना है। देखो उसको फ़ोर्स अप्लाई करनी पड़ी ना, रोकना पड़ रहा है। बेसिकली वही हमें कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्या क्या गिवन है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है 10 बुलेट्स पर सेकेंड, बुलेट्स की तादाद दी हुई है। तो नंबर ऑफ बुलेट्स को कैपिटल N से ही शो कर देते हैं और वो है 10 बुलेट्स हैं और कितनी देर में फायर हो रही हैं, तो टाइम भी गिवन है, पर सेकेंड है ना, तो टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा हर बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम है। बुलेट का मास ऑफ बुलेट, एक बुलेट का मास है ना, मास ऑफ बुलेट स्मॉल m वो है 20 ग्राम। इसको हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 करके मास को डिवाइड बाय 100 कराएंगे, सॉरी 1000 से डिवाइड, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 करके, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.02 किलोग्राम। ठीक है, और स्पीड ऑफ बुलेट हमें गिवन है कि स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है ना, बुलेट की रफ़्तार कितनी है। और ये बुलेट की जो रफ़्तार है वो पहले की है, अभी टारगेट में लगी नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो है वो इनिशियल स्पीड है और इनिशियल स्पीड गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट जो है, फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट वो तो आपको पता ही है 0 के बराबर होगी, तो इधर मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो हमें फोर्स मालूम करनी है जिसके ज़रिए हम इसको पोजीशन में रख सकते हैं, इस मशीन गन को। तो यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी हमें, फ़ोर्स की ही डेफिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स बराबर होता है ma के, या तो ma से सॉल्व कर लो उससे भी हो जाएगा, या इस केस के अंदर मोमेंटम की बात हो रही है, मास वेलोसिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सबसे पहले टोटल मास निकालते हैं बुलेट्स का, क्योंकि टोटल मास ही ज़रूरी होता है मोमेंटम के लिए। सो टोटल मास ऑफ बुलेट्स, जो बुलेट्स हैं उनका टोटल मास निकाल लेते हैं पहले, कैपिटल M से शो करेंगे और वो जाएगा, जितने नंबर ऑफ बुलेट्स हैं उसको 1 के मास से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.02 से, तो ये आ जाएगा 0.2 kg, किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मास। जब मास आ गया तो अब इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट F इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम MVF माइनस इनिशियल मोमेंटम MVI डिवाइडेड बाय T आ रहा है। ठीक है ना, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ऊपर चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, तो फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया। अच्छा जी, तो मास कितना है टोटल 0.2 और फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस 0.2 और इनिशियल वेलोसिटी है 1500 डिवाइडेड बाय टाइम, तो 1 ही सेकेंड है। तो इसका मतलब सिंपली ये भी 0 हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, और 0.2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1500 से, जो कि बराबर आएगा 300 न्यूटन। यानी कि ऐसी मशीन गन जिसका केस ये गिवन है उसको पोजीशन पे रखने के लिए हमें 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक 50 ग्राम की बुलेट है जिसको फायर किया गया है 10 किलोग्राम के ब्लॉक में। 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इनटू 10 किलोग्राम ब्लॉक दैट इज़ सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड। और वो जो ब्लॉक था उसको एक लंबे रस्सी से, कॉर्ड से, तार से, केबल से हमने लटकाया हुआ है और वो पेंडुलम की तरह से स्विंग कर सकता है, मूव कर सकता है। अगर ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया कुछ इस तरह से कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो सेंटर था उस ब्लॉक का वो 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो सवाल ये है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। जो बुलेट है उसकी स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड, वो हमें मालूम करनी है। देखो इस किस्म का मामला है कि यहाँ से केबल के ज़रिए, कॉर्ड के ज़रिए मैंने इस ब्लॉक को लटकाया हुआ है और यहाँ से हम उसके ऊपर बुलेट को जो है वो फायर करते हैं।
तो हम जैसे ही बुलेट को फायर करेंगे आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल यहाँ से गन फायर हुआ, जो स्पीड ऑफ बुलेट थी इनिशियल उसको u1 कर देते हैं और जो इस गन का मास है उसको m1 कर देंगे, ठीक है। जो ब्लॉक का मास है उसको m2 का नाम देंगे, ठीक है। और उसकी इनिशियल स्पीड u2 है, जो कि आपको पता है बुलेट टकराने से पहले उसकी स्पीड 0 थी। फिर क्या होगा, ये टकराने से पहले का मैंने आपको बताया। अब जैसे ही वो बुलेट इससे टकराएगी तो आप देखेंगे इस बुलेट के एक्शन की वजह से, फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अगर आप नोट करो तो वो कुछ हद तक राइज़ हो जाएगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 सेंटीमीटर तक राइज़ हो गया। इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली हमें फाइंड करनी है। इसके मास को हम बोलेंगे m1 और इसके मास को हम बोलेंगे m2 और जो इसकी ब्लॉक की इनिशियल स्पीड थी इस वक्त, यानी कि u2 इनिशियल वेलोसिटी इसको u1 u2 से शो करते हैं, वो हो गया इधर 0। और आखिरी बात, गोली चलने के बाद आप देखोगे तो बुलेट ब्लॉक के अंदर चली गई थी और ब्लॉक और बुलेट सेम स्पीड से मूव कर रहे थे। तो इनके टकराने के बाद चाहे आप बुलेट की स्पीड बोलो चाहे आप ब्लॉक की स्पीड बोलो वो सेम हो जाएगी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटीज़ होती हैं v1 और v2 उन दोनों को एक कॉमन नेम दे सकते हैं हम, और वो हम नाम देंगे उसको v के बराबर। ठीक है, डेटा बनाने का टाइम है, डेटा बनाते हैं। 50 ग्राम की बुलेट है, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सबसे पहले मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट को मैंने m1 का नाम दिया है और वो है 50 ग्राम, ठीक है। और इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट m1 बोला है तो इनिशियल को u से शो करते हैं, u1 हो जाएगा, जो कि बेसिकली हमें मालूम करना है, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक, उस ब्लॉक का मास कितना है m2, 10 kg है उसका मास, और उसकी इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक वो तो आपको पता है, वो बराबर है किसके, वो बराबर है 0 के, यानी कि u2 0 के बराबर है। जो हाइट कवर हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ऊपर उठा है वो है 10 सेंटीमीटर के बराबर। इसको हमें मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ये बराबर आएगा 0.1 मीटर के। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो कि गिवन है और हमें कुछ मालूम करना है। सबसे पहले अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करता हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2। और मैंने आपको बताया कि जब टकरा गई है ना गन, जब टकरा गई है बुलेट उस वुडन ब्लॉक से तो दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे। तो अगले स्टेप में ना ये बात कंफर्म है v1 और v2 दोनों बराबर होंगे। तो ये एक बात है कि v1 बराबर है v2 के, तो दोनों को कॉमन नेम देंगे, बाकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 है बराबर 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 kg में करने के लिए ये आ जाएगा 0.05 kg। सो मास ऑफ बुलेट 0.05, इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट मालूम करनी है। मास ऑफ ब्लॉक 10 है और उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, 0.05 v प्लस 10 v, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी ना टकराने के बाद, तो फाइनल स्पीड को v से शो करेंगे। ये हो जाएगा 10.05 v और इधर ये 10 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 0.05 u1। इसका मतलब मैं u1 मालूम कर सकता हूँ 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05। सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू रिक्वायर्ड है और वो है v की वैल्यू। मुझे v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब जाके इसका आंसर आएगा। तो v की वैल्यू के लिए एक और कंजर्वेशन का लॉ इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये जो ऊपर की तरफ गया था ब्लॉक, आपने देखा था ना, मैंने समझाया था ये ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ से बेंड होके यहाँ पर कहीं पर आ गया था। तो क्यों ये ऊपर गया था, ऊपर आ जाने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गई, क्यों ब्लॉक ऊपर गया, बुलेट के टकराने की वजह से। यानी कि बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी थी, बुलेट की और ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी थी, वही बेसिकली कन्वर्ट हुई है इस ब्लॉक और इस बुलेट की
पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये बात याद रखिए कि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। इस m का मतलब है दोनों का मास, बुलेट का और ब्लॉक का मिलाकर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m से m कैंसिल, इसी वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा नाम नहीं दिया था उसको। तो v² निकालने के लिए 2gh करना पड़ेगा, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लेते हैं, तो v बराबर आ जाएगा √2gh के। सो v इज़ इक्वल टू √2, g की वैल्यू 9.8 और h आया था 0.1, h आया 0.1। इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये बराबर आएगा 1.96, और अगर 1.96 का रूट लेते हैं तो ये बराबर आता है 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी v की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, ये रही इक्वेशन नंबर 1। सो u1 बराबर आएगा 10.05 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 0.05। 10.05 इंटू 1.4 और डिवाइड बाय 0.05, ये बराबर आएगा 281.4 मीटर पर सेकंड के बराबर। यानी कि जो इनिशियल स्पीड है बुलेट की वो रही होगी 281.4 मीटर्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मिलते जुलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप देखिएगा, बल्कि 7 जो है वो ज़्यादा 5 के जैसा है। 6 में एक 70 ग्राम की 70 ग्राम की बॉल है जो कि कोलाइड करती है एक दूसरी बॉल के साथ जिसका मास 140 ग्राम है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, जो 70 ग्राम वाली बॉल है उसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है, जो राइट की साइड पर जा रही है, और जो सेकंड बॉल है, जो बड़ी वाली भारी वाली बॉल थी, वो रेस्ट में है। अगर कोलिजन जो है वो हम मान लें कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, सो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ 2 बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। दोनों की वेलोसिटी मालूम करनी है आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है वो 70 kg वाली बॉल, ये है 40 kg वाली बॉल। ये वाली तो पता है आपको, इसकी इनिशियल स्पीड u1 होती है, इसकी इनिशियल स्पीड u2 है जो कि 0 के बराबर है, और u1 जो है वो इस तरफ है राइट साइड पे 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इससे जाके टकराती है, ठीक है। अब जिस स्पीड से टकराई है वो तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि उसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे u1 की स्पीड है जिससे टकराई है। अब ये आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा, हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है जिसे v1 कहते हैं, और इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है जिसे हम v2 कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा बना लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इधर फिगर के अंदर समझाने में, ये ग्राम था, केजी नहीं है, और 140 ग्राम है, ठीक है ना, दोनों ग्राम के अंदर है। सबसे पहले m1 जो है वो हमें कितना गिवन है, वो है 70 ग्राम, जिसको हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, और जो दूसरे का मास है वो 140 ग्राम है जिसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। और u1 m1 की जो इनिशियल स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकेंड है राइट साइड पर, और u2 जो है वो 0 के बराबर है। मालूम हमें उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ करनी है दोनों की, v1 और v2, ठीक है। डेटा मैंने लिखा नहीं क्योंकि अब 2 न्यूमेरिकल के अंदर हम वो वर्डिंग में भी लिख चुके हैं डेटा, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.07 kg, और ये है बराबर हमारे 0.14 kg, ठीक है जी। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए v1 और v2 का। v1 का फार्मूला क्या है, v1 बराबर होता है 2m2u2 प्लस u1 और m1 माइनस m2, और डिवाइड में आता है m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू m2, m2 है 0.14, u2 बराबर है 0 के। अच्छा जी, u1 कितना है, u1 है 9, और m1 आ गया 0.07 माइनस 0.14, और डिवाइड में भी ये आएगा 0.07 प्लस 0.14। अच्छा, ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होके जो बचेगा वो इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा 9 इंटू माइनस का 0.07 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 0.21, दोनों को डिवाइड कराओ और मल्टीप्लाई कराओ, ये आ जाएगा माइनस का 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। माइनस पता किसे शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि टकराने के बाद ये वाली बॉल अपोजिट डायरेक्शन में वापस जाएगी,
3 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है जी। इसी के साथ साथ जब V2 कैलकुलेट करना है तो V2 का फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए 2m1u1 प्लस u2, और u2 के लिए m2 माइनस m1 आएगा, और डिवाइड में आता है m1 प्लस m2। ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2m1, m1 कितना है, m1 गिवन है 0.07, और u1 कितना था, u1 था 9, प्लस u2 एक्चुअली 0 के बराबर है, तो इधर आना था 0.14 माइनस 0.07, और डिवाइड में भी आएगा 0.07 प्लस 0.14। अच्छा जी, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, इस मरतबा ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गई, पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। और अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 0.07 और मल्टीप्लाई बाय हमें करना है 9, ये और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 0.21, पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। और इसके साथ माइनस का साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई अपोजिट डायरेक्शन वाला चक्कर नहीं है। ये जो बॉल थी, बारी वाली बॉडी, ये उसी राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में मूव करेगी विद 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 3 मीटर पर सेकेंड से वापस चली जाएगी। ठीक है जी। लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। एक ट्रक है जिसका वेट है 2500 किलोग्राम, और वो मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकेंड। फिर वो कोलाइड करती है, यानी कि टकराती है एक स्टेशनरी कार से, मतलब कि एक कार रुकी हुई है, ट्रक जो है वो उससे जाके टकराता है, और कार जो है वो 1000 किलो की है, और जो ट्रक है वो 2500 किलो का है। अच्छा जी, फिर क्या होता है, टकराने के बाद ट्रक और कार एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं इम्पैक्ट के बाद, तो उनकी कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। मैंने कहा था ना क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, कॉमन वेलोसिटी वाला जो मेथड था वो इसी के अंदर हमें इस्तेमाल करना होगा। तो ये है एक स्टेशनरी कार, ठीक है, ये u1 इसकी कोई वेलोसिटी है, ठीक है, ये आ गया u2, और u2 तो कंफर्म है 0 के बराबर है। u1 इस तरफ है, ये ट्रक इस तरफ मूव करता है, ट्रक का मास 2500 है, इसका मास 1000 है। फिर क्या होता है, ये ट्रक मूव करता हुआ जाता है, और ये ट्रक मूव करता हुआ जाके टकराता है कार से, और जैसे ही कार से टकराता है तो कार और ट्रक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो जो कॉमन वेलोसिटी है उसको हमने नाम देना है v का, जो कि बेसिकली हमें मालूम करनी है। ट्रक के मास को हम m1 कहेंगे, कार के मास को हम m2 कहेंगे। ठीक है, u2 कंफर्म है 0 के बराबर है, और u1 कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी जिससे मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में। ठीक है भाई, डेटा बनाते हैं फिर। मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ कार, ये दो चीज़ें गिवन है हमें। मास ऑफ ट्रक, ट्रक के मास को मैंने नाम दिया है m1 का, और वो है 2500 किलोग्राम। और फिर जो मास ऑफ कार है जिसको हमने m2 का नाम दिया है वो है 1000 किलोग्राम। ठीक है, स्पीड कितनी थी, ट्रक की स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक की इनिशियल स्पीड u1 बोलेंगे, 21 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और फाइनल तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल जो है वो उसकी भी लिख लेते हैं ना, इनिशियल स्पीड ऑफ कार, कार जो है वो रुकी हुई है, तो u2 इसका मतलब बराबर है 0 के। तो हमें इनकी कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है टकराने के बाद, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन है। v हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, तो कोलिजन की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसके मुताबिक क्या वैल्यू बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के। अब एक बात कंफर्म है कि v1 और v2 दोनों कॉमन हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों को हम शो करेंगे v से। ठीक है जी, बाकी लिख लेते हैं। बाकी मासेस कितने हैं, m1 है 2500 इंटू u1 कितना है, u1 है 21, फिर आ गया प्लस m2 है हमारे पास 1000, और उसकी स्पीड 0 है, इज़ इक्वल टू, अच्छा जी m1 कितना हो गया, वेलोसिटी तो कॉमन है ना, तो उसको v से शो कर देते हैं।
यहाँ से v कॉमन आ जाएगा ना, लिख देता हूँ यार, कहीं तो लोग मिक्सअप ना कर दो। ये हो जाएगा m1v प्लस m2v, और इधर वही रहेगा ना m1u1 प्लस m2u2। तो v इधर से मैंने कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 बच गया, यानी कि 2500 प्लस 1000। ठीक है जी। सो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा v, और v के साथ आ जाएगा 3500। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 21, ये हो जाएगा 5200, और ये आ गया, सॉरी 52500, और ये जो है वैल्यू ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी। फाइनली जब मुझे v की वैल्यू अलग करनी है तो 52500 डिवाइड बाय 3500, 52500 डिवाइड बाय 3500, ये बराबर आएगा 15 के। इसका मतलब टकराने के बाद दोनों जो मूव करेंगे, कार और ट्रक, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी 15 मीटर पर सेकंड के। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे यूनिट 3 यानी कि डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई भी परेशानी है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।